हेलो साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल पेंटो क्लासेस में। और आज हम फिर से लेक्चर 2 लेकर आए हैं। अर्थमिति का यानी कि इकोनोमेट्रिक्स का लेक्चर 2 लेकर आए हैं। अभी हमने जो पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि इकोनोमेट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, उसी के आगे वाला लेक्चर है ये। तो चलिए इस आज के लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे कि मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, यानी कि इकोनोमेट्रिक्स पढ़ने की या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने की कितने चरण होते हैं, उस चरणों को समझेंगे कि किस किस स्टेप से हमें गुजरना पड़ता है। तो चलिए, तो आपसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेंटो क्लासेस में। और आप जो है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। देखिए, जो चीज़ हमने झेला है वो हम नहीं चाहते कि कोई और बच्चे को झेलना पड़े। जैसा कि जब हमने इकोनोमेट्रिक्स पढ़ने के लिए यूट्यूब पे सर्च किया तो बहुत कम कंटेंट मिले थे जो ऑथेंटिक हो, जो हिंदी माध्यम के बच्चे को भी समझ में आए, हिंदी भाषी छात्रों को भी समझ में आए। तो ऐसा कोई कंटेंट मिला नहीं था। तो हमने स्टार्ट किया है कि ये स्टेप लिया है हमने। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें उन बच्चों तक जो कि जिन्हें वो कंटेंट नहीं मिल पाता है, उन्हें ये समझ में आएगा। और अच्छी चीज़ों को शेयर करना चाहिए, तो प्लीज़ शेयर करें। तो चलिए आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम लवकुश पटेल और मैं एमएससी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से मैंने जो कि कंप्लीट किया है, और मैं आपको इकोनोमेट्रिक्स इसी चैनल पे पढ़ाऊँगा। चलिए, और आपकी जो नेम रासुंडा की सीरीज़ है वो भी जारी रहेगी, साथ साथ में हम इकोनोमेट्रिक्स भी देखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक स्टडीज़, यानी कि इकोनोमेट्रिक स्टडी को पढ़ने के क्या मेथड्स होते हैं, उन मेथड को पढ़ेंगे, उस पद्धति को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये चरण अर्थमितिक अनुसंधान की अध्ययन पद्धति के लिए महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। प्रत्येक रिसर्चर को माना जाता है कि प्रत्येक रिसर्चर को निरर्थक परिणामों से बचने के लिए इन 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। देखिए, लिखा है कि प्रत्येक अनुसंधानकर्ता को यानी कि रिसर्चर को निरर्थक यानी कि बेकार यानी कि ऐसे परिणामों से बचने के लिए 5 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। वो 5 चरण क्या है? प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण और पंचम चरण। तो देखिए, हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से चरण है और उसमें क्या हमें स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप में आप देखते हैं कि अर्थमितिक अनुसंधान के पहले चरण में चरों का चयन करने एवं आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित संबंधों को विनिर्देशित करने की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हमें सबसे पहले वेरिएबल्स का सिलेक्शन करना होगा कि हमें आगे किस पर काम करना है। जैसे कि आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप वो डिसाइड करते हैं कि हमें काम करना क्या है, उससे कौन कौन से इनपुट्स हैं, उनके कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, उसको हम पहले सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें है द फर्स्ट स्टेप इकोनोमेट्रिक रिसर्च रिक्वायर सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड स्पेसिफाई रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक प्रिंसिपल। यानी इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रथम चरण के अंदर 3 बातों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, 3 थिंग्स आर डिटरमाइंड। पहली यह है कि मॉडल में सम्मिलित किए जाने वाले जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स है, उसको हम डिसाइड कर लेते हैं पहले कि कौन सा हम इसमें सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद है दूसरी, मॉडल के प्राचलों के गणितीय चिन्ह एवं उनके आकार के बारे में पूर्ण मान्यता है। तथा तीसरी है जो कि मॉडल का गणितीय रूप, यानी दूसरे वाले हम क्या करेंगे, फुल एजम्पशन अबाउट द मैथमेटिक्स साइंस एंड साइज ऑफ द पैरामीटर ऑफ द मॉडल। यानी कि सबसे पहले हम जितने भी एजम्पशंस हैं उनको पहले सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम्पशन है उसके बारे में जान लेंगे। उसके बाद थर्ड में क्या करते हैं, द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द मॉडल, यानी कि हम क्या करते हैं, मॉडल का गणितीय रूप बनाते हैं पहले। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप में है। उसके बाद हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं। सेकेंड स्टेप देखिए क्या है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि जितने भी सैंपल है, ठीक है, सैंपल को हम क्या करते हैं, उस सैंपल को सेलेक्ट करते हैं और सांख्यिकी सिद्धांत यानी कि जो स्टैटिकल मेथड्स है उन पर आधारित विधियों का यानी कि मेथड्स की रूपरेखा बनाते हैं हम। ठीक है, इन द सेकेंड स्टेप मेथड बेस्ड ऑन स्टैटिकल थ्योरी एंड डिजाइन
टू ऑब्टेन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, यानी रियल वर्ल्ड वास्तविक जो जगत है, वास्तविक दुनिया है, उससे हम सैंपल लेते हैं और किस विधि का हम उपयोग करेंगे अपने इस रिसर्च में, अपने इस मेथड्स में, उसका हम सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, इस चरण में मॉडल में सम्मिलित चरों से संबंधित आंकड़ों का संकलन किया जाता है, यानी संकलन मतलब क्या है, इसको हम कंपाइल्ड करेंगे सारे को। ठीक है, इन दिस स्टेप द डाटा रिलेटेड टू द वेरिएबल्स इंक्लूड इन द मॉडल इज कंपाइल्ड, यानी कि हम क्या करते हैं, जितने भी चर सम्मिलित हैं आंकड़ों का, उनका संकलन करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, कंपाइल करते हैं एक साथ। ठीक है, तीसरे स्टेप में चलिए। थर्ड स्टेप में क्या है, थर्ड स्टेप में विधियों का विकास किया जाता है, यानी कि मेथड्स आर डेवलप्ड। यहाँ देखिए लिखा है मेथड्स आर डेवलप्ड, यानी कि जो हमने विधियों का वहाँ पे सिलेक्शन किया, विधियों को सेलेक्ट किया, मेथड्स को, यहाँ उस मेथड्स को डेवलप किया जाता है, जो मेथड हम आगे लगाने वाले हैं। इसे हम बोलते हैं एस्टिमेटिंग, यानी दिस इज कॉल्ड एस्टिमेटिंग, इसे आकलन कहा जाता है। ठीक है, थर्ड स्टेप में जो हम विधियों मेथड्स का डेवलपमेंट करेंगे, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एस्टिमेटिंग करना या आकलन करना। इस चरण में संकलित आंकड़ों में बहुसंरेखिकता, यानी इसमें तो मल्टीकोलरिटी इज चेक्ड इन द कलेक्टेड डाटा, यानी कि मल्टीकोलरिटी की जांच एवं मॉडल में यदि एक से अधिक समीकरण हो तो अभिमान शर्तों की जांच की जाती है। अभिमान शर्तों की जांच की जाती है मतलब जितने भी कॉन्ग्रुएंस कंडीशंस हैं उसे चेक किए जाते हैं। इफ देयर आर मोर देन वन इक्वेशन इन मॉडल, यदि एक से अधिक जो कि मॉडल इसमें हैं तो क्या करता है, along with us the appropriate econometric method is selected from the estimation of the model, यानी कि साथ ही मॉडल के आकलन हेतु उपयुक्त अर्थमितिक विधि का चुनाव किया जाता है। थर्ड स्टेप में आपने समझ लिया क्या, पहले विधियों का डेवलपमेंट किया जाता है, विकास किया जाता है, उसे जिसे विकास करते हैं इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, आकलन करना। ठीक है, जब हमने आकलन कर लिया तो उसके बाद इसमें देखेंगे कि मल्टीकुलरिटी की तो प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये मल्टीकुलरिटी आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसका एक पूरा चैप्टर है मल्टीकुलरिटी क्या होती है, इस चैप्टर में आपको वो पूरी तरह से जो कि क्लियर किया जाएगा। अभी आप जान लें कि मल्टीकुलरिटी का मतलब तो बहुसंरेखता। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि कई सारे जो कि स्टेप्स इसमें जो कि किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए, आकलन के लिए अनभिज्ञता, संगतता, दक्षता तथा पर्याप्त विशेषताओं वाला आकलनों को प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। जैसे फॉर असेसमेंट देयर इज ए नीड टू ऑब्टेन एस्टिमेटर की जरूरत पड़ेगी विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनबायस्डनेस। ठीक है, अनभिन्नता, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी एंड एडेक्वेंसी। ऐसे में आकलकों में स्वसंबंध यानी ऑटो कोरिलेशन, विषमचलिता यानी कि हेट्रोसिडास्टिसिटी एवं बहुसंरेखता के दोषों के कारण वांछनीय लक्षण का न होना, संभावित त्रुटियां, यानी कि इसमें हम देख लेते हैं कि त्रुटियां कौन कौन सी है। ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सब इरर है। ऑटो कोरिलेशन क्या है, ठीक है, हेट्रोसिडास्टिसिटी क्या है, मल्टीकुलरिटी क्या है, ये सभी का प्रॉपर हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे और उसमें हम आपको बाकायदे बताएंगे कि क्या होता है ऑटो कोरिलेशन, हेट्रोसिडास्टिसिटी और मल्टीकुलरिटी। ठीक है, अभी इस वर्ड को सुन लीजिए बस। ठीक है, तो इन जो कि ये त्रुटियों का हम यहाँ पे क्या करते हैं, आकलन करते हैं। ठीक है, चलिए उसका देखिए फोर्थ स्टेप में क्या है, इस चरण में आकलित प्राचलों की सहायता से सिद्धांत की वैधता के, ठीक है, वैधता की जांच हेतु विभिन्न विधियों का विकास किया जाता है, इसे सत्यापन कहा जाता है। यानी कि इस फोर्थ वाले स्टेप में एक ही चीज किया जाता है, उसे कहते हैं वेरिफिकेशन। इसमें यानी पिछले वाले स्टेप में जो आपने विधियों का सिलेक्शन किया, ठीक है, विधियों का विकास किया और जो भी त्रुटियां आपने देखी उस सभी में क्या वो सही है, वो सिद्धांत वैधता है, उसकी क्या वैलिडिटी है, उसका हम वेरिफिकेशन यहाँ पे करते हैं। ठीक है, सत्यापन के लिए आकलन से का आर्थिक निर्वचन करना पड़ता है। यदि सिद्धांत अवैध पाए जाते हैं, यदि जो है कि अगर जो आपके सिद्धांत आपके जो पूरी हैं अगर इंटरप्रेटेड पाए जाते हैं तो उसे क्या करते हैं, उसे अस्वीकार करके प्रथम चरण में नई परिकल्पना लेकर के, नई हाइपोथेसिस लेकर के पुनः शुरुआत करने की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि आपने जो थर्ड स्टेप तक मेथोडोलॉजी को वेरिफिकेशन किया, उसका डेवलपमेंट किया और चौथे स्टेप में जब आप वेरिफिकेशन करते हैं, यदि वेरिफिकेशन आपका अवैध पाया जाता है, ठीक है, तो उसे क्या करते हैं, अस्वीकार करके फिर से फर्स्ट स्टेप से आप क्या करेंगे, आप जो कि पहले वेरिएबल्स का सिलेक्शन करेंगे, फिर उसके बाद विधियों का विकास करेंगे और धीरे धीरे आप क्या करते हैं, फिर से चौथे स्टेप पे आके वेरिफिकेशन करते हैं। यदि वेरिफिकेशन फेल पाया जाता है तो आप फिर से क्या करेंगे, प्रथम चरण में जाके नया हाइपोथेसिस करेंगे, उसके बाद फिर से शुरुआत करने की आवश्यकता पड़ती है।
ठीक है, आपने चारों स्टेप देखा। आप उसके बाद देखिए 5th स्टेप में क्या होता है। इस अंतिम चरण के अंतर्गत मॉडल की भविष्यवाणी क्षमता कितनी है उसकी जांच की जाती है। जब परीक्षण से सिद्धांत के वैध होने का प्रमाण मिल जाता है तब आकलित प्राचलों के आधार पर आर्थिक भविष्यवाणी करने या नीति निर्धारण करने की विधियों का विकास किया जाता है। इसे अनुप्रयोग किया जाता है, यानी कि इसको कहा जाता है एप्लीकेशन। 5th स्टेप क्या है, जब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आप 5th स्टेप में आएंगे और यहाँ आने के बाद उसी सिद्धांत का अनुप्रयोग किया जाता है, यानी एप्लीकेशन किया जाता है। इन दिस लास्ट स्टेप द predictive ability of the model is checked. When the theory is proved to be valid by the test, then the methods of economics, forecasting or policy making are developed on this basis of the estimate parameters. This is called application. इसे हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, इस अंतिम चरण में आर्थिक नीतियों की विश्वसनीयता यानी कि इसकी जो क्रेडिबिलिटी पर अनुप्रयोग के लिए यानी एप्लीकेशन के लिए भविष्यवाणी करने की आवश्यकता होती है। अनुप्रयोग में अभिनव भविष्यवाणियों जिसके कारण सामाजिक कल्याण आना संभावित त्रुटियां हैं। इन दिस लास्ट स्टेप रिक्वायर फोरकास्टिंग ऑन द क्रेडिबिलिटी of the economic policy for the application. This biased prediction in the application that lead to social welfare are likely to have error. यानी कि हम इस लास्ट चरण में क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं उन सिद्धांतों का। यदि सिद्धांत क्या होती है, सिद्धांत की जो विश्वसनीयता है उस पर एप्लीकेशन यानी उसका अनुप्रयोग करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, और जो कि आगे जाके समाज कल्याण में ये क्या करता है, समाज कल्याण में यूज होता है और उसमें त्रुटियां कुछ न कुछ संभावित होती है। ठीक है, ये थी सारी मेथोडोलॉजी इकोनोमेट्रिक स्टडी की। ये पूरे 5 स्टेप से गुजरना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, आइए देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे है इवोल्यूशन क्राइटेरिया ऑफ इकोनोमेट्रिक मॉडल, यानी इकोनोमेट्रिक मॉडल के कितने क्राइटेरिया हो सकते हैं। तो यहाँ पर इकोनोमेट्रिक मॉडल के 3 क्राइटेरिया हैं। एक है इकोनॉमिक क्राइटेरिया, स्टैटिकल क्राइटेरिया और तीसरा है जो कि इकोनोमेट्रिक क्राइटेरिया। तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में क्या होता है कि इन मानदंडों का निर्धारण आर्थिक सिद्धांत के नियमों के आधार पर होता है, यानी कि जो भी आर्थिक सिद्धांत के नियम हैं उनके अनुसार हम क्या करते हैं, इसका निर्धारण करते हैं, इसका मापदंड करते हैं। ठीक है, सेकंड है सांख्यिकी मानदंड, यानी कि सेकंड है, दूसरा वाला है सांख्यिकी मापदंड, यानी कि मानदंड। इस सांख्यिकी मानदंड में क्या होता है कि जितने भी सांख्यिकी के सिद्धांत हैं उनको अप्लाई किया जाता है, यानी कि रेग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट, इन सभी का यहाँ पे यूज किया जाता है। और यहाँ पे क्राइटेरिया इसका दिखाता है कि क्या जो मापदंड है वो मापदंड करेक्ट है या नहीं, इसमें विचलन वगैरह भी निकाले जाते हैं। उसके बाद तीसरा देखिए है अर्थमेटिक मापदंड, यानी इकोनोमेट्रिक क्राइटेरिया। ये परीक्षण अर्थमितिक सिद्धांत द्वारा बनाए जाते हैं। ऐसे परीक्षण यह ज्ञात करने में सहायक होते हैं कि आकलनों में जो अनभिज्ञता है, यानी कि अनभिज्ञता का मतलब होता है अनबायस्डनेस, ठीक है, अनबायस्डनेस, ठीक है। उसके बाद कंपेबिलिटी, एफिशिएंसी, एडेक्वेसी आदि वांछनीय लक्षण पाए जाते हैं या नहीं, इस बात का मानदंड हम करते हैं इकोनोमेट्रिक्स में। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि इकोनोमेट्रिक्स में आप जब ऑटो कोरिलेशन पढ़ेंगे तो ऑटो कोरिलेशन में एक टेस्ट आता है जिसको हम बोलते हैं डर्बिन वाटसन टेस्ट। वही यहाँ पे दिया हुआ है कि डर्बिन वाटसन टेस्ट जो है हम, यानी कि इसको जो डी से डिनोट करते हैं, इससे क्या करते हैं, इस डर्बिन वाटसन टेस्ट इज एन इकोनोमेट्रिक टेस्ट यूज टू टेस्ट फॉर ऑटो कोरिलेशन इन द इवोल्यूशन ऑफ एस्टिमेट, यानी कि हम ऑटो कोरिलेशन में कितनी क्राइटेरिया उसका फुलफिल कर रही है, इसका जो हम चेकअप करते हैं वो डार्विन वाटसन टेस्ट से करते हैं। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे कि डार्विन वाटसन टेस्ट होता क्या है और इसका जो वैल्यू है वो 2 से 4 के बीच में जो वेरी करता है उसको भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आइए उसके बाद देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनोमेट्रिक स्टडी, यानी इकोनोमेट्रिक स्टडी के क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है इकोनोमेट्रिक पढ़ने के, अर्थमितिक पढ़ने के। तो अर्थमितिक पढ़ने के कई, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने के कई उद्देश्य हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या है, आप जानते हैं कि इकोनोमेट्रिक्स जो है 3 सब्जेक्ट का मिश्रण है। ठीक है, जैसे कि पहला आप जानते हैं अर्थशास्त्र, गणित और स्टैटिक्स का, ये तीनों का मिश्रण है। और जहाँ की गणितीय सिद्धांत जो है, गणितीय अर्थशास्त्र जो है, इसकी दृढ़ता और इसकी परिशुद्धता की जांच करता है।
और वही स्टैटिक्स क्या करता है, इसे रॉ डाटा यानी कि कच्ची सामग्री प्राप्त कराता है, यानी कि इसे डाटा प्रोवाइड कराता है जिस पर ये काम करके क्या करता है, उसको वेरीफाई करता है। तो इसके ऑब्जेक्टिव जो कि इसके ऑब्जेक्टिव कई सारे हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे। पहला है आर्थिक सिद्धांतों का सत्यापन, यानी क्या करता है, वेरिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल, यानी जितने भी आर्थिक सिद्धांत है उसका ये क्या करता है, सत्यापन करता है। फिर दूसरा है आर्थिक संबंधों के गुणांकों का आकलन, यानी एस्टिमेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इकोनॉमिक रिलेशन, यानी कौन कौन से इकोनॉमिक सिद्धांत यानी कि अर्थशास्त्र से जुड़े हुए संबंध है उन सभी का यहाँ पे आकलन किया जाता है। और तीसरा है आर्थिक परिणामों की भविष्यवाणी, यानी कितने कौन से आर्थिक परिणाम हो सकते हैं उसकी भविष्यवाणी हम इकोनोमेट्रिक के द्वारा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं इकोनोमेट्रिक्स के, उसका हम यहाँ पे थोड़ा पॉइंट व्यूज देख लेते हैं। तो पहला है कि आकलन, विश्लेषण एवं अनुमान लगाना, यानी कि हम क्या करते हैं कि आकलन करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इकोनोमेट्रिक की सहायता से हम आकलन करते हैं, विश्लेषण करते हैं। ठीक है, और विश्लेषण और क्या करते हैं, एवं पूर्वानुमान लगाते हैं, पूर्वानुमान लगाना। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं, डाटा का आकलन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और साथ ही साथ उसका हम क्या करते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी का अनुमान लगाने के बाद हम देखते हैं कि क्या किसी घटना के भीतर क्या संबंध है। ठीक है, उस संबंधों का हम पता लगाते हैं, यानी कि हम इकोनोमेट्रिक की सहायता से किसी घटना के पीछे क्या संबंध है, क्या संबंध है। ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, इसका पता लगाते हैं। यानी किसी घटना के पीछे, किसी घटना मतलब वो नहीं दुर्घटना के पीछे, घटना के पीछे मतलब हुआ कि कोई अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कोई घटना घटित हो, जैसे मंदी आना। ठीक है, जैसे जो कि मुद्रास्फीति होना, इसके पीछे क्या कारण है और क्या परिणाम है, इसका पता लगाना। उसके बाद देखिए अर्थमिति क्या है, अर्थमिति गणित, उसके बाद अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी का मिश्रण है। यानी इकोनोमेट्रिक्स क्या है, गणित, अर्थशास्त्र और जो कि सांख्यिकी का मिश्रण है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सांख्यिकी क्या करती है, सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स जो है, स्टैटिक ये हमें कच्ची सामग्री जो कि प्रोवाइड करवाती है, यानी कि रॉ डाटा, कच्ची सामग्री यानी कि रॉ डाटा प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, रॉ डाटा प्रोवाइड करवाती, कच्ची सामग्री क्या करती है, स्टैटिक जो कि प्रोवाइड करवाती है। और अर्थमिति का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि इकोनोमेट्रिक्स का प्रमुख उद्देश्य क्या है, प्रमुख उद्देश्य अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की वैधता की जांच करना है। प्रमुख उद्देश्य अर्थशास्त्र की वैधता की जांच करना है। ठीक है, अर्थमिति का मुख्य उद्देश्य क्या है, जांच करना है। और अंतिम क्या है कि संख्यात्मक मान का, ठीक है, अंतिम है कि संख्यात्मक मानों की भविष्यवाणी करना। ठीक है, भविष्यवाणी करना है। यानी कि ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि पहला ऑब्जेक्टिव है कि आकलन करना, किसी डेटा का आकलन करना, विश्लेषण करना और उसका पूर्वानुमान लगाना। दूसरा है कि किसी भी आर्थिक घटना के पीछे क्या संबंध है उसका पता लगाना और पता लगा करके उसका जो कि कारण और परिणाम पता करना। अर्थमिति गणित, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी का मिश्रण है, जिसमें कि गणित क्या करता है, गणितीय अर्थशास्त्र जो है
सिद्धांतों की दृढ़ता और उसकी परिशुद्धता की जांच करता है। और सांख्यिकी क्या करता है? सांख्यिकी आपको रॉ डेटा उपलब्ध कराता है, ठीक है, उसका टेबुलेशन, ठीक है, उसका मीन मीडियन मोड, ये प्रोवाइड करवाने में हमें सांख्यिकी की मदद मिलती है। और इकोनोमेट्रिक्स का मेन उद्देश्य है अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की वैधता की जांच करना। और लास्ट जब हम जांच कर लेते हैं तो किसी भी संख्यात्मक मान की भविष्यवाणी करना आसान हो जाता है, और यही मेन उद्देश्य है अर्थमिति का, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए, इसके बाद यही बुक है। यदि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा हो और आप चाहते हैं कि और हम इस पे डिटेल जो कि जानकारी प्राप्त करें, तो आप हमारे गुरुदेव सर की ये लिखित बुक है, ठीक है, डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद, डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सर की ये बुक है। आप इसे जो कि एक बार अगर आप पढ़ना चाहते हैं डिटेल में इकोनोमेट्रिक्स को, तो आप ये जरूर जो कि ले। ये रामा पब्लिकेशन की बुक है और आपको कहीं भी किसी भी बुक स्टोर पर आपको मिल जाएगी। ये एमएससी एजी के लिए भी जो कि प्रोवाइड कराती है, एमएससी एजी के लिए भी है और बीएससी एजी के लिए भी है। तो आप ज़रूर इसे परचेस करें। और उसके बाद अब हम अगली स्लाइड में, अगले लेक्चर में क्या करेंगे, आपको इससे जुड़े जितने भी न्यूमेरिकल हैं, एमसीक्यू हैं, उस न्यूमेरिकल और एमसीक्यू को यहाँ पे हम सॉल्व करवाएंगे। तो आप इससे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।